बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है अगर नाक ना होती। यह एक हास्य व्यंग्य है। इस व्यंग्य लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेखन करने के साथ साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाया है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें जो प्राचीन काल से चले हुए नाक के मुहावरे उनका उपयोग करते हुए लिखा है, और तो और जो मानव शरीर में जो नाक है उसकी विशेषता और उसके महत्व के बारे में बताया है, और इसकी अच्छाइयों और बुराइयों का भी उल्लेख किया है। आगे पढ़ते हैं। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी बात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्चा करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि अगर नाक ना होती तो कितना अच्छे होते। एक नाक बचाने के लोग दंगे फसाद पर आ जाते हैं। जिन लोगों की उनके पास पैसे नहीं होते वह भी लोन ले लेके शादी ब्याहों में कि कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाते हैं, और तो और किसी के मरने पे भी इतना दावत देते हैं। दूसरों के अपने बच्चों को जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहिए, लेकिन दूसरों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट स्कूल में जाते हुए देखकर खुद के बच्चों को भी वहीं भेजने की लालसा रखते हैं, और तो और पैसे ना होते हुए भी किस्त ले लेकर टीवी, फ्रिज, स्कूटर ये सब खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि नाक नीची नहीं होनी चाहिए। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियां आयकर अधिकारियों या उनके दलालों में की प्रथम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाएगा तो फिर किसी के सामने कैसे नाक बचाएगा। नाक के कारण आदमी को नाक को चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाता है। आदमी की इतनी अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। अभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्जाम लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर थे, इन सब से जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उनसे बड़े मिलजुल के उनकी खातिरदारी करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो उन्हें उनकी असलियत पता चल जाएगी और उनकी नाक कट जाएगी। नाक ऐसी चीज है जो बिना किसी हथियार के कट जाती है, और तो और सिर्फ अपनी नाक नहीं कटती, कभी कभी तो ऐसा होता है पूरे खानदान की नाक कट जाती है एक साथ। जैसे अगर कोई लड़का रूठ कर अपने घर से बाहर चला जाए, कोई लड़की लव मैरिज कर ले, और तो और चाहे कोई छोटा मोटा इल्जाम लगा दे, इतने में ही सिर्फ एक की नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वह दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। तो अब आगे हमने क्या पढ़ा कि ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है वह खुद नटके होते हुए भी दूसरों को भी
नकटा देखना चाहते हैं। क्यों? और वैसे भी मान न मान मैं मेरा मेहमान की तरह जो छींक होती है वे भी हो जाती है। वैसे तो छींक और नाक जो है वो सहेलियां होती है, लेकिन लोग उन्हें एक साथ नहीं देखना चाहते। जैसे ही कोई शुभ मुहूर्त आता है एकदम से छींक आ जाती, जो लोगों को नहीं पसंद होती। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नसवा सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी को बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है जब कोई गलती हो जाती है तब। तो अब क्या हुआ कि एक तो लोग वैसे छींक से परेशान हैं, और तो और ऐसा भी वक्त आता है, वैसे तो लोगों में बड़ी अकड़ होती है, लेकिन कभी किसी से कुछ काम हो तो वो 1000 बार नाक रगड़ने को तैयार हो जाता है। जब उनकी नाक नहीं कटती, जब कोई गलती हो जाती है, तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि जब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। तो जैसे ही किसी को मौका मिलता है, लोग आपस में इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि कब बस दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, गलती पे नाक रगड़वाते हैं, किसी न किसी बात पे दूसरों की नाक रगड़वाना चाहते हैं। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उसका साथ निभाती है। बहते आंसू को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबस रस या टपकता है। तो आगे क्या हुआ? जिंदगी में हंसना गाना तो हंसना रोना लगा रहता है, लेकिन रोने की बात करो तो जब आंखों से पानी आता है तो नाक भी उसका साथ देती है। लोगों को रोती हुई आंखों से पानी पहुंचना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब नाक बहती तो लोगों को बड़ी चिढ़ होती है। नाक में से भी पानी बहता है जबकि कहते हैं लोग रोते हैं। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पेंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना आ रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है, उसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात पर नाक फुला देते हैं। अब वो आगे क्या कहते हैं कि जब नाक बहती है तो जो महिलाएं होती हैं वह तो अपने पल्लू से नाक पोंछ लेती हैं, लेकिन वो जो पैंट शर्ट बैठे उस मर्द का क्या, जो अपनी जेब में रुमाल रखना भूल जाता है। आगे वो कहते हैं कि जो गुस्सा है वह भी लोगों की नाक पे रखा रहता है, कुछ बात हो न हो लोग नाक फुलाकर बैठ जाते हैं। नाक में जितनी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ज्यादा अच्छाइयां हैं, इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भों सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। तो आगे क्या कहते हैं कि जो नाक है उसके अंदर कमियों और बुराई के साथ अच्छाई भी है, और तो और जिनकी नाक नहीं होती वह भी नाक लगवाते हैं, चाहे दूसरों को उससे कितनी ही दिक्कतें हो। नाक रहना बहुत जरूरी है वैसे भी, और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी या हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद ना करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट को शोभा देता है? नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए कवियों ने नक्श शिक वर्णन में अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक को काफी वर्णन किया। तो आगे वो कहता है कि नाक बहुत जरूरी है, जिनके नाक नहीं होती उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अब घर में फ्रंट में बिना छज्जे की कोई फ्रंट होता है, अगर किसी की नाक ना हो तो लोग उसे देखना क्या, उससे डरते भी हैं। और तो और आगे चल के वो क्या कहते हैं, नाक जो है वह हमारा बड़ा ही सुंदर लगती है हमारे उस पर मुंह पर, इसलिए कवियों ने भी नक्शिक वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ
नथुनी, बोंग, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। अब आगे भी नाक को हम कई तरीके से सजाते भी हैं, जैसे लौंग हो गई, नथुनी हो गई, हीरे मोती जड़ी नथ हो गई, इन सब से। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपे की कली, तिल के से सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ ही में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब सी भाव उमड़ जाते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार से ठुके हुए उल्टे हुक्की सी नजर आएगी। तो अब आगे कवि क्या कहते हैं कि वैसे तो नाक की सुंदरता का बड़ा वर्णन किया है, लेकिन मेरे इस मन में एक सवाल है कि नाक की जो तुलना है वो चोंच से क्यों की गई है। कि अगर हम जो नाक की जो तुलना है वो तोते की चोंच से जो हमने करी है, क्या हम जब कभी सुंदरी के बारे में पढ़ते हैं और जब उसकी तुलना तोते की चोंच से करते हैं तो वो कैसे सुंदर लगती होगी जब हम उसकी कल्पना करते हैं। ऐसा नहीं लगता होगा जैसे दीवार में कोई उल्टे हुक सी नजर आएगी वो। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ से की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की नाक को अलग अलग संज्ञा दी गई है, जैसे कि सुंदर नाक को सुतवा, ऊंची और दीर्घ नाक को तुलना कुल्हाड़ी से की गई, और तो छोटी और सुकोमल नाक की भेड़ की सी से की गई। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम स्पाट अथवा चक्की का सा पार्ट नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नकुशाह को भी नानी याद आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, अब हमें ये बताइए कि नाक जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही मेन पार्ट है। हम इसे एकदम सीधे लेट के देख लो, नाक का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है। एक बार को आंख में दुख कुछ हो जाए, आंख आ जाए तो हम चश्मा लगा सकते, कान में कुछ हो जाए तो हम कैप से छिपा सकते, लेकिन अगर हमारी नाक कट जाए, नाक पे कुछ हो जाए तो हम उसे नहीं छिपा सकते, वो बड़ी चपट सी लगने लगती है। और माना कि ये सब एक सर्जरी से सही हो सकता है, बट वो इतनी महंगी होती है कि हर एक को अपनी नानी याद आ जाए। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे बहुत नीचे कुछ भी होता रहे वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी भी नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में भी भलाई है। नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं उनकी नाक में मक्खी तक नहीं बैठती, वो चाहे दीन दुनिया से बिल्कुल अलग ही रहता। और कुछ लोग जब सोते हैं तो उनकी नाक से बड़ी ही तेज आवाज होती है। कहने की कहते हैं हमारी जो नाक है वह
नाक परते मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं, यानी लोग दूसरों की नाक काटना भी बड़ा शान की बात समझते हैं। और कुछ लोग सचमुच नाकदार नहीं होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक एक जरूरी अंग भी है, क्योंकि अगर हमारी नाक नहीं होगी तो हमें बदबू और खुशबू का अंतर कैसे पता चलेगा। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फूलेल आदि सब बेमानी हो जाते। आलसी हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, ये कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने में आंखों से ही हाथ धो बैठता। तो आगे क्या हुआ, आगे वो कहता है कि जो नाक है के अभाव से हम चंदन, कपूर, सुगंधित हर चीज सूंघ सकते हैं। और तो और कुछ लोग आंखें हमेशा जो है वो लड़ती रहती, जब देखो किसी ना किसी से लड़ जाती, क्रोध से, किसी से। लेकिन एक नाक ही है जो हमें बचाती है, वरना तो लोग आपस में ही आंख से ही लड़ पड़ते। वैसे भी अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है, कहीं नजर उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है, और इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी पड़ रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने को हो या नजरें चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। मगर अगर नाक ना होती तो बताइए वह चश्मा कहाँ ठहरता। नाक ही तो चश्मे को अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। तो आगे क्या होता है, अब तो लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। अब लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो चश्मा धूप से बचाने को, सुंदरता निखारने का हो, या फिर किसी को ताड़ने का माध्यम हो। लेकिन वो जो चश्मा है वो नाक पे ही तो टिकता है, नाक ही तो उसका स्टैंड है। अगर नाक ना होती तो किस पर टिकाते। और तो और नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर सुपर्णखा की नाक ना कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। फिर सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। अब नाक की वजह से, यानी जब सुपर्णखा की नाक कटी थी उसी की वजह से ही तो युद्ध हुआ। अगर और तो और जो द्रौपदी है जो अत्यंत खतरनाक से थी, द्रौपदी की भी नाक की वजह से। और तो और सिर और मुंह के बीच एक नाक जो है वही हमारा साथ देती है। हकीकत तो यह है कि हमें इसे इंसान दिमाग खा सकता है, खोपड़ी चाट सकता है, लेकिन नाक ऐसी चीज है जिसके लिए सबको मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नक्सुरा कहलाता है। यानी हम अपनी जबान से अच्छा बुरा सब कर सकते हैं, लेकिन नाक अगर बंद हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, उससे हमारा जो शरीर है वो गड़बड़ाने लगता है। वह हमें श्वास लेने का साधन होती है। नाक हीटर का काम भी करती है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करती है। अब जो हमारी नाक है वो हमारे बड़े काम करती है, हमें अच्छी श्वास हमारे अंदर तक पहुंचाती है। आज के टाइम पे जो इतना ज्यादा प्रदूषण है, उस प्रदूषण को हमारे लंग्स में तक पहुंचाने, फेफड़ों तक पहुंचाने से भी नाक ही रोकती है। जो उसके बाल होते हैं वह झाड़ू का काम करती है, जो सफाई करती है। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार
सिंगटा दिखाने, आग दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं। दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना भी नक्कून क्यों ना हो, उसे भी मजबूत होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो आगे हमने क्या कहा, लोग अपने मतलब के लिए नाक रगड़ने लगते हैं अपने दोस्त के आगे, लेकिन चाहे आंखें दिखाना हो, दांत दिखाना हो, पीठ दिखाना है, इस तरीके तो मुहावरे बने, लेकिन अब इसे सहयोग का हो या दुर्योग का हो, लेकिन नाक के ऊपर कोई मुहावरा नहीं पड़ा। उल्टा जब नाक में कोई दिक्कत होती तो उसको दिखाने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।